वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने कोर्स पोषण एवं आहार के सप्ताह 7वें सप्ताह में हैं, जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं स्पेशल न्यूट्रिशनल कंसिडरेशन, विशेष पोषण आवश्यकताएं, जिसके लेक्चर नंबर 37 में आज हम देखेंगे थेरेपेटिक डाइट एंड देयर एप्लीकेशंस। इसका आज पहला भाग देखेंगे। इसमें हम लोग लेक्चर को इस तरह कवर करेंगे: थेरेपेटिक डाइट क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इनके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, थेरेपेटिक डाइट में क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, इनकी प्लानिंग कैसे करनी है, उनमें चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। सो व्हाट इज थेरेपेटिक डाइट? चिकित्सकीय आहार क्या है? थेरेपेटिक डाइट जो है एक सामान्य आहार का ही संशोधित रूप है जो व्यक्तियों की विशिष्ट स्वास्थ्य आवश्यकताओं या मेडिकल कंडीशंस, मेडिकल नीड्स को ध्यान में रख के बनाया गया है। थेरेपेटिक डाइट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ नॉर्मल डाइट which is tailored to address the specific health conditions or medical need of an individual। सामान्य आहार समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ही केंद्रित होता है, लेकिन जो थेरेपेटिक न्यूट्रिशन होता है, जो थेरेपेटिक डाइट होता है, यह नॉर्मल डाइट से ही शुरू होता है और उपचार पद्धति का और ट्रीटमेंट का एक हिस्सा बन जाता है, और यह हेल्प करता और यह असिस्ट करता है स्वास्थ्य जटिलताओं को रोकने में, और उपचार प्रक्रिया में भी यह सहायता करता है। दे ऑफन इन्वॉल्व चेंजेज इन न्यूट्रिएंट कंपोजिशन। इसको बनाते कैसे हैं? न्यूट्रिएंट कंपोजिशन को हम चेंज करके बना सकते हैं, या जो डाइट होता है उसके टेक्सचर को चेंज करके बना सकते हैं। मील की जो टाइमिंग होती है, खाना खाने को जो समय होता है, उसको हम मॉडिफाई करके बना सकते हैं, या जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं, ये कुछ बनाने के तरीके हैं कि थेरेपेटिक डाइट को हम किन किन चीज़ों से कैसे कैसे हम चेंज करके बना सकते हैं। सो थेरेपेटिक आहार जो होता है वो तीव्र और दीर्घकालिक बीमारियों के लिए, एक्यूट और क्रॉनिक बीमारियों के लिए, सर्जरी या चोट से उबरने के लिए, या मेटाबॉलिज्म के जो इम्बैलेंस होती है उससे उभरने के लिए थेरेपेटिक डाइट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अभी के लिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जब किसी पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर होता है तो उस पेशेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि आप लो सोडियम डाइट इनटेक करें, यानी कि आप अपने खाने में नमक कम यूज करें। वैसे ही अगर किसी पेशेंट को उंड है, घाव लगा है, अल्सर है, तो उसको प्रोटीन रिच डाइट दिया जाता है। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है तो उसको लो कार्बोहाइड्रेट डाइट दिया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं थेरेपेटिक डाइट के फॉर्मुलेशन के लिए? ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन एंड रिस्टोर न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड प्रमोट हेल्थ। पोषण संबंधी स्थिति को बनाए रखने या उसको बहाल करने तथा स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, यह उसका पहला ऑब्जेक्टिव है। सो थेरेपेटिक डाइट यह सुनिश्चित करता है कि रोगी को पर्याप्त मात्रा में कैलोरी और आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त हो, इम्यूनिटी उसकी बूस्ट हो, और समग्र हेल्थ, ओवरऑल उसकी जो रिकवरी हो वो पेशेंट की सुनिश्चित करता है। दूसरा है टू रिप्लेनिश लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स। जो भी बीमारी के दौरान जो भी न्यूट्रिएंट लॉस्ट हो गए हैं बॉडी को, उसको दोबारा करेक्ट करके बॉडी में प्रोवाइड कराना। बीमारी के कारण कुछ आवश्यक पोषक तत्व अगर समाप्त हो गए हैं तो उसको रिप्लेनिश करना। तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू रिलीव और रिड्यूस सिम्टम्स एसोसिएटेड विद द कंडीशन। स्वास्थ्य स्थिति से जुड़े लक्षणों को दूर करने या उसको कम करने के लिए यूज होता है। जैसे अवॉइडिंग स्पाइसी फूड टू प्रिवेंट गैस्ट्रिक इरिटेशन इन गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स। GERD जो होता है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज में हमको स्पाइसी फूड बोला जाता है कि वो कम खाना है। अगला ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड रेस्ट टू द अफेक्टेड ऑर्गन। जो भी अफेक्टेड ऑर्गन है उसको आराम प्रोवाइड करना, आराम देना। जैसे आहार के बदलाव करने से प्रभावित अंग, जो भी अफेक्टेड ऑर्गन्स हैं, ठीक है, या ऑर्गन सिस्टम्स हैं, उसके तनाव को कम किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, अगर किडनी की कोई समस्या है या जैसे किडनी फेलियर है, उस समय प्रोटीन की मात्रा हम खाने में कम कर देना चाहिए। अगला है टू हेल्प मेटाबोलाइज सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। पोषक तत्वों के मेटाबॉलिज्म में, चयापचय में सहायता करना। जैसे कि मधुमेह में कार्बोहाइड्रेट को सीमित कर देना। जैसे अगर आपको डायबिटीज है तो उस समय लो कार्बोहाइड्रेट डाइट खाना चाहिए। अगला है टू प्रमोट रिकवरी एंड हीलिंग। स्वास्थ्य लाभ और उपचार को बढ़ावा देना। न्यूट्रिएंट रिच डाइट सपोर्ट करता है इम्यून फंक्शन को और टिश्यू रिपेयर में। पोषक तत्वों से भरपूर आहार हमेशा प्रतिरक्षा कार्य और ऊतक के मरम्मत में सहायता करता है। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट और मिनिमाइज डिजीज प्रोग्रेशन और डिजीज कॉम्प्लिकेशंस। रोग की प्रगति या जटिलताओं को रोकने में, न्यूनतम करने में हेल्प करता है। जैसे थेरेपेटिक डाइट कोलेस्ट्रॉल को, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करता है, जिससे
जिससे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, जिससे जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती हैं, जो हार्ट की डिजीज होती हैं, उस पर कंट्रोल किया जा सके। अगला है टू अलाइन इनटेक विथ मेटाबॉलिक नीड्स, जो हमारी बॉडी की चयापचय संबंधी आवश्यकताएं हैं उसके साथ भोजन का सेवन संरक्षित करता है। ये उसकी नीड को मेटाबॉलिक नीड के साथ मैच कराता है। लास्ट है टू रेगुलेट बॉडी वेट एज नीडेड, आवश्यकता के अनुसार वजन को नियंत्रित करना। इसमें क्या होता है, कैलोरी सेवन को समायोजित करने से स्वास्थ्य से जुड़ी कम वजन या अधिक वजन की स्थिति को प्रबंधित करने में ये सहायता मिलती है। अब इनके प्रिंसिपल का क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ थेरेपेटिक डाइट, चिकित्सकीय आहार के सिद्धांत क्या क्या हैं। पहला सिद्धांत है टाइप एंड ड्यूरेशन ऑफ इलनेस, बीमारी का प्रकार और उसकी अवधि कब से है। जैसे द डाइट मस्ट अलाइन विद द स्पेसिफिक कंडीशन, आहार विशिष्ट स्थिति के अनुरूप होना चाहिए। उदाहरण के लिए कब्ज के लिए उच्च फाइबर, अगर कॉन्स्टिपेशन का कोई मरीज है तो उसके लिए उसके डाइट में हाई फाइबर रिच डाइट होना चाहिए। अगर मधुमेह, अगर डायबिटीज वाला पेशेंट है तो उसके डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम होना चाहिए। एंड एडजस्टमेंट शुड बी मेड बेस्ड ऑन वेदर द इलनेस इज शॉर्ट टर्म और क्रॉनिक टू मेंटेन इफेक्टिवनेस एंड प्रिवेंट मोनोटोनी। मतलब जो प्रभावशीलता है, जो भी थेरेपेटिक डाइट है उसकी प्रभावशीलता को अगर बनाए रखना है तो हमको जो बीमारी के प्रभावशीलता और एकरसता को रोकने के लिए बीमारी के अल्पकालिक और दीर्घकालिक होने के आधार पे उसका एडजस्टमेंट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या क्या है, पोषण संबंधी आवश्यकताएं। जो भोजन का चयन होगा वो रोगी की चिकित्सा, जो भी फूड सिलेक्शन हम करेंगे वो पेशेंट की क्या मेडिकल कंडीशन है और उसकी न्यूट्रिशनल नीड क्या है, ये दो मुख्य बातें होती हैं। जो भी फूड हम सेलेक्ट करेंगे वो देखेंगे कि रोगी की, जो भी पेशेंट है उसकी मेडिकल कंडीशन क्या है और उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है। इन दोनों चीज़ों को ही ध्यान में रख के पोषण संबंधी आवश्यकताएं हम उसकी पूरी करेंगे। फिर इंडिविजुअलाइजेशन, मतलब हम ये देखेंगे कि आहार व्यक्ति विशेष होना चाहिए। जो हमारा आहार का योजना होना चाहिए वो व्यक्ति की विशिष्ट स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पर होना चाहिए। नेक्स्ट है पर्सनल एंड कल्चरल बैकग्राउंड। जो आहार होता है वो हमको देखना है कि जो भी पेशेंट है उसकी व्यावहारिकता क्या है और क्या वो डाइट जो भी हम प्रेस्क्राइब कर रहे हैं वो खा सकता है कि नहीं खा सकता है। क्योंकि जो भी डाइट होते हैं ना वो रीजन वाइज भिन्न हो सकते हैं, सांस्कृतिक आधार पर भिन्न हो सकते हैं, धार्मिक आधार पर भिन्न हो सकते हैं, आर्थिक आधार पर भिन्न हो सकते हैं। तो हम पेशेंट को ये देखते हैं कि ऐसा तो नहीं जो भोजन हम उसको प्रेस्क्राइब कर रहे हैं वो उसको ग्रहण ही नहीं करता है, क्योंकि उसका वो कुछ धार्मिक उसकी मान्यताएं हैं, कुछ उसकी सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, या वो खरीद ही नहीं पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें देख के हम हमें डाइट को प्रेस्क्राइब करना चाहिए। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल एंड सोशल कंसिडरेशंस। इसमें क्या है कि जो आहार का अनुपालन होता है उसको प्रोत्साहित करने के लिए हमें भावनात्मक कल्याण और सामाजिक समावेशन और रोगी के समस्त मानसिकता पर विचार करना चाहिए। अगला है पैलेटेबिलिटी एंड वैरायटी। तो मील शुड बी फ्लेवरफुल। जो ना भोजन है वो पैलेटेबल होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि आप ऐसा मील ऑफर करें जो खाने योग्य ही ना हो। दैट शुड बी वो जो अपीलिंग होना चाहिए, वो भोजन अपीलिंग हो, स्वादिष्ट हो और वैरायटी होनी चाहिए। वैरायटी को कई बार मैंने एम्फेसाइज किया है कि अगर खाने में विविधता नहीं रही तो उससे क्या होगा कि ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर फूड में सारे ही न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हों। अलग अलग न्यूट्रिएंट अलग अलग फूड में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वैरायटी बहुत ज़रूरी हो जाती है। फिर उसकी डाइटरी कंसिस्टेंसी कैसी है, आहार की निरंतरता कैसी है। मधुमेह जैसी स्थितियों में, डायबिटीज जैसी स्थितियों में प्रमुख पोषक तत्वों विशेष रूप से कार्बोहाइड्रेट का नियमित सेवन बनाए रखना लक्षणों के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण होता है। मॉनिटरिंग एंड एडाप्टेशन, निगरानी और अनुकूलन। आहार का नियमित मूल्यांकन आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रोगी की नैदानिक स्थिति के अनुसार यह उपयुक्त बना रहे। तो बनाएंगे कैसे, इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक क्वांटिटेटिव मॉडिफिकेशन होता है, एक क्वालिटेटिव मॉडिफिकेशन होता है। ये जितने भी मॉडिफिकेशन हैं ये किसी भी जो पेशेंट होता है उसकी कंडीशन को ही देख के डिसाइड किया जाता है। तो क्वांटिटेटिव मॉडिफिकेशन मतलब मात्रात्मक संशोधन और क्वालिटेटिव मॉडिफिकेशन मतलब गुणात्मक संशोधन। तो क्या होता है क्वांटिटेटिव मॉडिफिकेशन?
चेंज इन द अमाउंट एंड क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट और कैलोरी, पोषक तत्वों के अमाउंट में ही चेंज कर देना या उनकी कैलोरी, जो न्यूट्रिएंट में कैलोरी होती है उसमें परिवर्तन करना। जबकि दूसरी तरफ जो क्वालिटेटिव गुणात्मक संशोधन है उसमें अमाउंट और क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं होता, उसमें मतलब होता है टाइप से, वो किस प्रकार के खाद्य पदार्थों को वहन करता है, उसके फॉर्म क्या क्या हो सकते हैं, उसके नेचर क्या हो सकते हैं जो फूड को कंज्यूम किया जाए। यह जो क्वांटिटेटिव है न्यूट्रिएंट लेवल और टोटल इनटेक पे फोकस होता है, जबकि जो क्वालिटेटिव होता है वो टेक्सचर पे, कंपोजिशन पे और मील स्ट्रक्चर पे फोकस होता है। जैसे एग्जांपल के लिए लो सोडियम इन हाइपरटेंशन डाइट, हाई प्रोटीन इन माल न्यूट्रिशन, लो कार्बोहाइड्रेट इन डायबिटीज़। दूसरी तरफ सॉफ्ट एंड लिक्विड डाइट होता है, एलर्जन फ्री डाइट होता है, फ्रीक्वेंट स्मॉल मील यानी मील की टाइमिंग के हिसाब से चेंजेस हैं। इसका पर्पज क्या हो सकता है? चिकित्सा स्थिति के आधार पर विशिष्ट पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को पूरा करना या उसको सीमित करना, ये इसका पर्पज है क्वांटिटेटिव का। जबकि क्वालिटेटिव का पर्पज है पाचन, अवशोषण, आहार, जो वैरायटीज होती हैं, वरीयताओं तथा चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्वालिटेटिव चेंजेस किए जाते हैं। एप्लीकेशन क्या क्या हैं? जो क्वांटिटेटिव वाला है वो तब यूज होता है जब व्हेन न्यूट्रिएंट रेगुलेशन इज क्रिटिकल टू द ट्रीटमेंट। हाउएवर जो क्वालिटेटिव चेंजेस हैं वो तब यूज किए जाते हैं व्हेन फूड फॉर्म और टाइप इम्पैक्ट टॉलरेंस और सिस्टम मैनेजमेंट। मतलब इसका उपयोग तब किया जाता है जब भोजन का रूप या भोजन का प्रकार सहनशीलता को, इंटॉलरेंस को या लक्षण के प्रबंधन को प्रभावित करता हो। जैसे कुछ बीमारियों समझेंगे, जो क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं वो जनरली डायबिटीज़ में, हाइपरटेंशन में, माल न्यूट्रिशन में करते हैं, जबकि क्वालिटेटिव चेंजेस जीआई डिस्टर्बेंसेस में, फूड एलर्जी में और पोस्ट सर्जिकल कंडीशंस में किए जाते हैं। जो क्वांटिटेटिव मॉडिफिकेशन है, जैसे कार्बोहाइड्रेट मॉडिफिकेशन, अगर कार्बोहाइड्रेट किसी फीड में बढ़ा रहे हैं तो वो किस किस कंडीशन में बढ़ता है? जैसे लीवर के डिसऑर्डर में, प्री सर्जिकल प्रिपरेशंस में। जबकि कार्बोहाइड्रेट को डाइट में घटाते किस किस कंडीशन में है? डायबिटीज़ की कंडीशन में। कैलोरी मॉडिफिकेशन, हाई कैलोरी डाइट हो सकती है या तो लो कैलोरी डाइट हो सकती है। हाई कैलोरी डाइट अगर सीवियर माल न्यूट्रिशन है, फीवर है, इन्फेक्शन है तब देते हैं। लो कैलोरी डाइट देते हैं जब ओबेसिटी हो गई, मोटापा हो गया, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस हो गई या किडनी फेलियर हो गया, लीवर डिसऑर्डर हो गया, तो इस कंडीशन में लो कैलोरी डाइट देते हैं। प्रोटीन मैनेजमेंट, हाई प्रोटीन डाइट और लो प्रोटीन डाइट। हाई प्रोटीन डाइट तब देते हैं जब मैरस्मस की कंडीशन हो, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो या सिर्फ प्रोटीन की कंडीशन हो। प्रोटीन यानी क्वासर कोर की कंडीशन में दे सकते हैं, लीवर सिरोसिस में देते हैं, पेप्टिक अल्सर्स में देते हैं। लो प्रोटीन डाइट जहां प्रोटीन प्रबंधन नाइट्रोजनस अपशिष्ट को कम करने में मदद करता हो, ऐसी जगहों पे देंगे। नेक्स्ट है फैट मॉडिफिकेशन, या तो फैट को बढ़ा देंगे, इंक्रीज फैट करेंगे या रिड्यूस्ड फैट करेंगे। अत्यधिक कुपोषण की स्थिति में कैलोरी सेवन को बढ़ाने के लिए हाई फैट डाइट देते हैं, जबकि रिड्यूस फैट तब देते हैं जहां पे फैट का माल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर कुछ हो, लीवर डिजीजेज हो, वहां पे देते हैं रिड्यूस्ड फैट। मिनरल एडजस्टमेंट, हाई कैल्शियम और हाई विटामिन डी डाइट जब बोन रिलेटेड कंडीशन आ रही हो, जैसे रिकेट्स, ऑस्टियोमैलेशिया हो, तब देंगे। लो कैल्शियम फॉस्फेट डाइट देंगे जब किडनी स्टोन बन रहा हो। सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट वहाँ देंगे जहाँ पे हाइपरटेंशन, बीपी के केसेज हों या किडनी डिजीजेज हों। आयरन रिच डाइट जनरली एनीमिया केसेस में देते हैं। विटामिन सप्लीमेंटेशन, विटामिन सप्लीमेंटेशन मोस्ट ऑफ द थेरेपेटिक डाइट रिक्वायर एडेड विटामिन ऑफन थ्रू फोर्टिफाइड डाइट और सप्लीमेंट टू प्रिवेंट डेफिशिएंसी डिजीजेज। क्वांटिटेटिव में लास्ट है फाइबर मॉडिफिकेशन, जैसे हाई फाइबर डाइट टू रिलीफ कॉन्स्टिपेशन में लो फाइबर डाइट देते हैं जब पेप्टिक अल्सर वगैरह होता है। और भी एग्जाम्पल होते हैं जैसे लो प्यूरिन डाइट, जैसे गाउट, गठिया के मैनेजमेंट में। लो ऑक्जेलेट डाइट किडनी स्टोन के मैनेजमेंट में लो ऑक्जेलेट डाइट देते हैं। ये सारे एग्जाम्पल थे क्वांटिटेटिव मॉडिफिकेशंस के। अब आते हैं क्वालिटेटिव मॉडिफिकेशन में, यानी बनावट में ही हम संरचना में ही चेंज करते हैं। जैसे प्यूरी डाइट हो गया, सॉफ्ट डाइट हो गया, थिक एंड लिक्विड डाइट हो गया या लिक्विड डाइट हो गया। ये सारे टेक्सचुरल चेंजेस होते हैं, यानी खाने की बनावट में ही हम चेंज करते हैं। अगर फीडिंग मेथड्स में हम चेंज कर रहे हैं तो उसमें आता है ओरल फीडिंग, एंटरल फीडिंग, पैरेंटल फीडिंग। ओरल फीडिंग सबसे प्रीफर्ड होता है, ये नॉर्मल फीडिंग होता है। एंटरल फीडिंग यानी ट्यूब फीडिंग, जैसे नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब या परक्यूटेनियस इंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब। ये सारे मेथड्स तब फॉलो करते हैं जब कोई डिजीज कंडीशन होती है, या मुंह से जब खाना, यानी ओरल फीडिंग जब इंडिविजुअल या पेशेंट नहीं कर पा रहा हो। पैरेंटल फीडिंग सबसे लास्ट टाइप की फीडिंग होती है जिसमें इंट्रावेनस, हम नस के थ्रू कोई न्यूट्रिशन देते हैं सीधे ब्लड में, जब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है कैन नॉट बी यूज फॉर लाइफ सेविंग। नेक्स्ट है फूड एलर्जी मॉडिफिकेशन,
उसमें क्या होता है, अवॉइड एलर्जिक फूड, जैसे पीनट से किसी को एलर्जी हो गया, एग एल्ब्यूमिन से एलर्जी होता है, मिल्क में जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस, उससे एलर्जी हो गया। ठीक है, फूड एलर्जी मॉडिफिकेशन। इसी तरह फूड इंटॉलरेंस मॉडिफिकेशन होता है। जो फूड एलर्जी मॉडिफिकेशन होता है इम्यून रिएक्शन टाइप का होता है, किसी भी इंडिविजुअल को किसी सर्टेन फूड से इम्यून रिएक्शन हो रहा हो। जबकि जो फूड इंटॉलरेंस होता है नॉन इम्यूनोजेनिक होता है, जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया, ग्लूटन एलर्जी हो गया। लैक्टोज फ्री मिल्क देना चाहिए अल्टरनेटिव के तौर पे, और एनर्जी सप्लीमेंट में हेल्प लाइक एंजाइम सप्लीमेंट लाइक जैसे कि लैक्टेज और लैक्टेज के टैबलेट्स देना चाहिए। मील टाइमिंग एडजस्टमेंट, इसमें क्या बेहतर पाचन और चयापचय नियंत्रण के लिए भोजन की आवृत्ति और समय में बदलाव करना। जैसे डायबिटीज़ की स्थिति में हमको अगर ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करना है तो हमको स्मॉलर मील फ्रिक्वेंटली कंज्यूम करना चाहिए रादर देन कि हम एक साथ ज़्यादा मील कंज्यूम करें। सो अब देखेंगे हमारे फूड एलर्जी और फूड इंटॉलरेंस क्या क्या है। ये बहुत कॉमन होता है। जो फूड एलर्जी होता है वो IgE मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ई। ठीक, इसके सिम्टम्स इमीडिएट आते हैं और ज़्यादातर ये लाइफ थ्रेटनिंग भी कई बार हो सकता है, जैसे पीनट से किसी पर एलर्जी है। जबकि जो इंटॉलरेंस होता है ये फंक्शनल रिस्पॉन्स होता है टू द फूड, ये इमीडिएट आता है या कई बार 48 घंटों तक 2 दिनों बाद भी आ सकता है, और जनरली ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता है। जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस, किसी को दूध पीने के बाद कोई दिक्कत आ रही है, जैसे फ्लॉटुलेंस आ रहा है, ये होता है इंटॉलरेंस। तो इम्यून सिस्टम जो होता है, फूड एलर्जी के लिए इम्यून सिस्टम जो होता है वो कई बार फैटल भी हो सकता है, जबकि इंटॉलरेंस जो है जनरली लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता है। एक तीसरी कैटेगरी आती है फूड सेंसिटिविटी। ये लाइकली टू बी IgG मीडिएटेड होता है। इसके सिम्टम तुरंत भी आ सकते हैं, कई बार कुछ मिनट लग जाता है या कुछ दिन भी लग सकता है। ये भी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता है, जैसे सोया प्रोटीन से किसी को एलर्जी हो या किसी को किसी पर्टिकुलर फीड एडिटिव से या फूड एडिटिव से कोई एलर्जी हो। तो ये मोस्ट कॉमन फूड एलर्जन दिखाए गए हैं, जैसे एग हो गया, मिल्क, पीनट, ट्री नट, इसके अलावा वीट, सोया प्रोटीन, फिश, ये सारे एक फूड एलर्जेंस हैं। इसी तरह कुछ फूड इंटॉलरेंट मटेरियल्स भी होते हैं, जैसे लैक्टोज है, फूड डाई है, कैफीन है, ग्लूटन है, ईस्ट है, फ्रक्टोज है, ये सारे फूड इंटॉलरेंट मटेरियल हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। आपने काफ़ी सुना होगा लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में। इसमें क्या होता है, जब भी मिल्क कंज्यूम करते हैं उसके बाद ब्लॉटेड स्टमक होता है, बहुत सारे इंटेस्टाइनल गैस रिलीज होता है, कई बार नोजिया वोमिशन भी होता है, स्टमक पेन, क्रैम्प भी होता है, डायरिया हो जाता है कुछ लोगों को। तो ये मिल्क कंजम्पशन के बाद कई बार लोगों को देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जनरली मिल्क जो होता है वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। इसी तरीके से एक होता है ग्लूटन एलर्जी। ठीक, कई लोगों को एग एल्ब्यूमिन एलर्जी भी देखने को मिलता है, जिसमें अगर आपने अंडे या अंडे से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं तो उससे स्वेलिंग आ जाती है, रैशेज होते हैं, एक्जिमा होता है, स्टमक पेन बहुत सीवियर होता है, नोजिया जैसी और वोमिशन जैसी फीलिंग आती है। कई लोगों को ग्लूटन एलर्जी है, जैसे वीट में ग्लूटन प्रोटीन होता है, उसकी वजह से भी बहुत दिक्कतें आती हैं, जो कि सिम्टम अगेन रैशेज, हेडक, वोमिशन, स्नफी नोज, स्नीजिंग, अस्थमा या एनाफाइलेक्सिक शॉक जैसे भी सिम्टम ग्लूटन एलर्जी से आते हैं। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस जनरली मिल्क से होता है, ये एग एल्ब्यूमिन से होता है, और ग्लूटन जो है वीट से होता है। तो ये सारे एलर्जेंस जो है फीड में ही प्रेजेंट हैं। जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से कोई प्रॉब्लम होती है तो हम हर प्रोडक्ट पे कुछ लेवलिंग होता है। ठीक, तो FDA ने कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं कि हमको, और ये मैंडेटरी है हर फूड प्रोडक्ट पे। आप देखते होंगे अगर किसी फूड में है कोई चीज़, जैसे मान लो हम कोई सामान खरीदते हैं और हमको ग्लूटन एलर्जी है, अगर हम पैकेजिंग में जाएंगे तो उसको पाएंगे कि वहाँ पे लिखा होगा इस तरह का कुछ एलर्जन लिस्टेड होंगे। जैसे वीट अगर लिस्टेड है तो इसका मतलब है इसमें ग्लूटन है, मिल्क है तो इसका मतलब इसमें लैक्टोज है, एग है तो इसका मतलब इसमें एल्ब्यूमिन एलर्जी हो सकती है, सोया प्रोटीन से, सोया जो भी जिसको भी जिस फूड से पर्टिकुलर एलर्जी है उसको इंग्रेडिएंट में जाकर सर्च करना चाहिए। कई बार कई फूड प्रोडक्ट जो है वो लिखे होते हैं ग्लूटन फ्री या लैक्टोज फ्री। तो जिसको हर व्यक्ति को जिसको भी इस टाइप की एलर्जी है, अपने अपने एलर्जन के हिसाब से उसको लिस्ट को चेक कर लेना चाहिए, उसके बाद ही उस फूड को कंज्यूम करना चाहिए। न्यूट्रिशनल असेसमेंट एंड प्लानिंग, पोषण मूल्यांकन और योजना कैसे बनाएंगे। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, शरीर के माप के हिसाब से, बायोकेमिकल डाटा के हिसाब से, क्लिनिकल इंफॉर्मेशन के हिसाब से, डाइटरी असेसमेंट, फंक्शनल कैपेसिटी और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर के हिसाब से ही हम न्यूट्रिशनल असेसमेंट एंड प्लानिंग करते हैं।
सो फर्स्ट एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, हमारी बॉडी की एक्टिविटी कैसे है, हमारा फिजिकल पैरामीटर हाइट वेट कितना है, उसका बीएमआई हम निकाल के ही हम जो है थेरेपेटिक डाइट प्लान करेंगे। दूसरा बायोकेमिकल डाटा, हम अपने ब्लड टेस्ट कराएंगे और देखेंगे हमारे में ब्लड टेस्ट, मान लीजिए हमको शुगर के लिए, डायबिटीज़ के लिए हमको थेरेपेटिक डाइट बनवाना है, फार्मुलेट कराना है, तो हम अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर कर सकते हैं। या प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, लीवर के फंक्शन को देखना है, तो एल्ब्यूमिन एक इंडिकेटर होता है, लॉन्ग टर्म प्रोटीन स्टेटस को दिखाता है और लीवर फंक्शन को भी दिखाता है। इसके अलावा LFT KFT हम करा सकते हैं। क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन, अगर हमारी बैकग्राउंड, जो भी डाइटिशियन होता है उसको हमें अपना प्रॉपर बैकग्राउंड बताना चाहिए कि हमें मेडिकल हिस्ट्री क्या क्या रही है, हमारी फिजिकल फाइंडिंग्स क्या क्या रही हैं, जैसे हमारी मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल सिम्टम, मेडिकेशंस, अगर कोई दवाइयाँ चल रही हैं। डाइटरी असेसमेंट, वी शुड इवेल्युएट करंट फूड इनटेक पैटर्न एंड हैबिट्स, हमारा जो करंट फूड इनटेक हम क्या क्या खा रहे हैं और हमारी हैबिट क्या क्या है। 24 आवर रिकॉल 24 आवर रिकॉर्ड, एक शेड्यूल बनाते हैं हम लोग, 24 घंटे में हम क्या क्या खा रहे हैं, उस हिसाब से हमारा कंप्रिहेंसिव डाइट प्लान बनता है। फिर फंक्शनल कैपेसिटी, मेजर द एबिलिटी ऑफ टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज़ एंड फिजिकल फंक्शंस, जैसे मस्कुलर स्ट्रेंथ, मोबिलिटी, आप कुछ एक्सरसाइज करते हैं, उस हिसाब से आपका डाइट प्लान बन सकता है। फिर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन इन्फ्लुएंसिंग डाइटरी प्रैक्टिसेस, जैसे फूड की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, पता चले हम कोई फूड प्लान किए और उस रीजन में वो फूड मिल ही नहीं रहा है, हमने कोई फूड प्लान किसी पेशेंट के लिए किया और वो उसको खरीद ही नहीं पा रहा है, तो ये सारी चीज़ें देख के भी हमें प्रॉपर डाइट प्लान बनाना चाहिए। तो रोल ऑफ डाइटिशियन क्या है, आहार विशेषज्ञ की भूमिका क्या क्या होती है। आहार विशेषज्ञ जो है कंडक्ट करता है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूट्रिशनल असेसमेंट, व्यापक पोषण का आकलन करना। डेवलप्ड इंडिविजुअलाइज्ड डाइट प्लान, किसी व्यक्ति विशेष का एक पर्टिकुलर हिस्ट्री लेके उसका पोषण आहार जो थेरेपेटिक डाइट है उसको डेवलप करना। मॉनिटर करना आउटकम को, जो भी थेरेपेटिक डाइट हमने दिया है उसके आउटकम को मॉनिटर करना रेगुलर बेसिस पे, और जो भी नेसेसरी एडजस्टमेंट हैं, मॉडरेशंस होते हैं, उसको करना। पेशेंट को और उनकी फैमिली को एजुकेट करना थेरेपेटिक डाइट के बारे में, और इंटरडिसिप्लिनरी टीम बना के कोलैबोरेट करना। इसके साथ साथ पोषण संबंधी हस्तक्षेपों का दस्तावेजीकरण और रिपोर्ट करना। किसी पर्टिकुलर जगह पे आप गए और माल न्यूट्रिशन की समस्या है, वहाँ पे आपने कोई डाइट प्लान दिया जिससे माल न्यूट्रिशन एक एरिया का कवर हो रहा है, तो उसको हमको रिपोर्ट भी करना चाहिए कि क्या चीज़ इंप्लीमेंट करने से हमें एक पर्टिकुलर रीजन का माल न्यूट्रिशन हमने कम किया है। चैलेंजेस क्या क्या हैं। नॉन कंप्लायंस का मतलब होता है पेशेंट में रेजिस्ट डाइटरी चेंजेस ड्यू टू टेस्ट प्रेफरेंस। कई बार पेशेंट जो होते हैं उनको किसी पर्टिकुलर डाइट का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो उसको ग्रहण करने में झिझकते हैं, और डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस को वो स्वीकार्य नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीव्स। ये एक दूसरी बड़ी समस्या है कि अगर आपने किसी पेशेंट को माल न्यूट्रिशन है और वेजिटेरियन है, आपने उसको नॉन वेजिटेरियन फूड कह दिया तो वो कंज्यूम ही नहीं करेगा। थर्ड है इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट। अगेन आपने एज ए डाइटिशियन किसी पेशेंट को ऐसे डाइट प्रेफर कर दी और उस पेशेंट को उस पर्टिकुलर डाइट को खरीदना महंगा पड़ रहा है, तो वो एक कांस्टेंट है। फिर मल्टीपल कॉम्बोडिटीज़ क्या होता है, एकाधिकित सविकृतियाँ हो सकती हैं, जैसे एक आदमी को किडनी डिजीज़ भी है और डायबिटीज़ भी है, तो ये दोनों डिजीज़ को ध्यान में रख के थेरेपेटिक डाइट प्लान करना चाहिए। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म हो जाता है। लेक ऑफ अवेयरनेस एंड सपोर्ट, जागरूकता और समर्थन का अभाव। कई बार ऐसा होता है जो भी पेशेंट और उस हेल्थ केयर सपोर्टर्स होते हैं या पेशेंट्स की फैमिली होती है, उसको थेरेपेटिक डाइट के बारे में बहुत जागरूकता नहीं होती, एडिक्वेट नॉलेज नहीं होता है, इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है इसको इम्प्लीमेंट कर पाना। सो कंक्लूजन क्या क्या है। थेरेपेटिक डाइट आर इसेंशियल फॉर मैनेजिंग मेडिकल कंडीशंस एंड इनहेंसिंग रिकवरी। चिकित्सकीय आहार चिकित्सा स्थितियों के प्रबंधन और रिकवरी को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही आवश्यक है। बाई मॉडिफाइंग न्यूट्रिएंट इनटेक बेस्ड ऑन मेडिकल नीड्स, दे हेल्प इन सिस्टम मैनेजमेंट, ऑर्गन सपोर्ट एंड इम्प्रूविंग क्लिनिकल आउटकम्स। मतलब चिकित्सा आवश्यकताओं के आधार पे पोषक तत्वों के सेवन को संशोधित करके जो भी हमारे सिम्टम हैं उनको मैनेज करना, जो भी क्लिनिकल आउटकम्स हैं, नैदानिक परिणामों में सुधार करने में थेरेपेटिक डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डाइटिशियन प्ले अ वाइटल रोल इन इंश्योरिंग दैट थेरेपेटिक डाइट आर बोथ इफेक्टिव एंड एक्सेप्टेबल टू द पेशेंट। जो भी आहार विशेषज्ञ होते हैं, डाइटिशियन होते हैं, यह सुनिश्चित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि जो भी चिकित्सकीय आहार प्रभावी हो और रोगी के लिए ये स्वीकार्य हो। सो
थैंक यू वेरी मच। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था थेरेपेटिक डाइट का। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट अगले लेक्चर में देखते हैं।